बहुत से सियासी और आईनी मामलात हैं जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं और इस हवाले से सबकी नज़रें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर लगी होंगी। ये और इससे जुड़े दीगर मामलात पर हम बात करेंगे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और मतीउल्लाह जान से, जो इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आज जो फैसला आया है, पिछले कुछ महीनों से, कुछ अरसे से जो कुछ चल रहा था, जिस तरह की तनकीद हो रही है, जिस तरह के तनाज़ात ने सुप्रीम कोर्ट में जन्म लिया, जो कि काजी फायज ईसा नए चीफ जस्टिस होंगे, उनकी राय है, उसी को ही तक़वियत मिली, उसी चीज़ को हम कहेंगे कि उसकी तस्दीक हुई आज के फैसले से, या फिर कोई नई चीज़ भी इससे खुलकर सामने आई है और आगे आने वाले दिनों में अब उसके असरात कैसे पड़ेंगे? देखें, जो आज का न सिर्फ नैब तरमीम का जो केस है, ये 184(3) के नीचे ही समाअत हुआ है और इस केस के अंदर जो है वो जब 26 अप्रैल को इसकी समाअत हुई थी तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का हवाला देते हुए ये कहा था कि इस मुकदमे की समाअत जो है वो मौखर कर दी जाए या फिर इसके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। और फिर इस मामले को उन्होंने दोबारा उठाया और उस पर फिर जब ये सवाल की सूरत में आया तो उस पर बहस हुई और उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह का यही मौक़िफ़ था कि इस पर फुल कोर्ट बनना चाहिए, जबकि दो फाजिल जज साहिबान का कहना था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो स्टेड है, तो लिहाजा क्योंकि इसकी लंबी समातें हो चुकी हैं इस पर किया जाए। तो ना सिर्फ ये नैब तरमीम का जो केस है इसका फेट, बल्कि इसके साथ जुड़े हुए वो 13 अप्रैल के बाद से 184(3) के होने वाले फैसले जो हैं, उन सब की किस्मत का फैसला जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की फाइनल एडजुडिकेशन से जुड़ा हुआ है। अब इस हवाले से जो इतलात हैं और वो ये हैं कि मंडे को जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके हवाले से मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर है और गालिब इम्कान ये है कि उसके ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए। अब जब फुल कोर्ट बनता है तो फिर ये देखना होगा कि आया ये फुल कोर्ट जो है कोई फैसला करने से पहले जो स्टे है वो वकेट होता है या नहीं होता है, और अगर स्टे वकेट नहीं होता या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से तो फिर जो है वो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। लेकिन अगर स्टे जो है वो वकेट होता है, वो खारिज होता है, तो फिर उस स्टे के खारिज होने के बाद से ही का मतलब जो है वो ये होगा कि 20 अप्रैल से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो नाफिजुल अमल हो गया। अब जब वो बैकडेट से नाफिजुल अमल हो गया तो इस दौरान में जो बेंचेस की तश्कील होनी थी और मुकदमात की फिक्सेशन का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर जो बताया गया है वो अब रूबा अमल हुआ, तो फिर उन बेंचेस की तश्कील के ऊपर बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होगा और उनके जब बेंचों की तश्कील के हवाले से सवाल होगा तो फिर उनके फैसले भी जो हैं उसके ऊपर कैसे अमल दरामद होगा नहीं होगा। तो इस हवाले से फिर जो है ये सारे मामला जो हैं बहुत ज़्यादा अहमियत का इख्तियार या रुख जो है वो इख्तियार कर जाएंगे। तो जो लगता है ऐसे ही है कि फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो हम ऐसा देखेंगे कि अगर फुल कोर्ट बनता है मंडे को तो फिर वो फुल कोर्ट इजलास जो कि बंद कमरों के पीछे होता है, तो ये हम इसको एक इस तरह का फुल कोर्ट मतीउल्लाह साहब, जो आज का फैसला है उससे इख्तियारात से मुतालिक होगा ये। ठीक है मतीउल्लाह साहब, आज के फैसले से क्या इस तासुर को तक़वियत मिलती है कि जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की उसमें खामियां थी, उसकी निशानदही करना चाहते थे चीफ जस्टिस और उसी की बुनियाद पर 2-1 का फैसला हुआ, या फिर कोई एक सियासी जमात जिनके सरबराह इस वक्त केसेस से मुतासिर हैं, उनके मवाज़ने में दूसरी जमातों के केसेस की जो सूरत हाल पैदा हुई उसके हवाले से फैसला किया जाना चाहिए था, उस तासुर को तक़वियत मिलती है? क्या इस अख़ज़ किया जा सकता है आज के इस फैसले से? कह तो पहले ही चुके थे चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से पहले वो फैसला देंगे। जी हाँ, यही वो शॉर्ट एंड स्वीट फैसला था जो यकीनी तौर पे दरख्वास्त गुज़ार इमरान खान के लिए बड़ा ही स्वीट था और बड़ा ही शॉर्ट था, मगर जो इमरान खान के मुखालफिन हैं उनके लिए ना तो ये शॉर्ट था और ना ही स्वीट था। और जहाँ तक आपने कहा कि इसमें कानूनी नकाइस थे या खामियां थी, तो पार्लियामेंट पूरी दुनिया में जो होती हैं, वो जो कानून बनाती है वो परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी कानून परफेक्ट नहीं होता, कभी सोसाइटी इवॉल्व कर जाती है, उसमें तब्दीली लानी पड़ती है। तो ये तो इशू था ही नहीं क्योंकि अगर किसी भी पार्लियामेंट के बनाए गए कानून में कोई भी खामियां हैं
तो उसको पार्लियामेंट खुद ही दूर करती है, उसमें तरमीम करती है। और इसी वजह से नैब के कानून में यह तरमीम लाई गई थी, क्योंकि नैब का कानून सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ और सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस जैसे कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर अपनी जजमेंट में, और दीगर जजेस भी जस्टिस मंसूर अली शाह ये लिख चुके हैं कि नैब के कानून को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इससे जो इंसान की तकरीम थी, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसको भी ब्रीच किया गया, वायलेट किया गया, राइट टू लाइफ भी वायलेट हुआ। लोगों को कहीं कहीं रिमांड के नाम पे या अंडर ट्रायल मुल्ज़िम के नाम पे जेलों में रख के कई दफ़ा भुला भी दिया गया। तो कानूनी नकाइस तो किसी भी कानून में होते हैं, और यही बात आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इख्तलाफी नोट में भी कही है कि ये पार्लियामेंट जो कि 24 करोड़ आवाम की मुंतखब नुमाइंदा पार्लियामेंट है, ये उसका अख्तियार है कि वो किसी कानून को अगर चाहे तो ख़त्म भी कर सकती है, जैसा कि नैब ने कहा है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या किसी पार्टी को इसका फ़ायदा हुआ है, तो यकीनी तौर पर इसका फ़ायदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इमरान खान को, दरख्वास्त गुजार को पहुँचाया है। और ये उनका शायद आखिरी गुड टू सी यू था इमरान खान के लिए, जो इमरान खान जेल में बैठे हैं। और इस फैसले की मदद से इमरान खान के सियासी मुखालफिन को एक दफ़ा फिर फंसाने की कोशिश की गई है। उनके जो मुकदमात जो पार्लियामेंट ने कानून के ज़रिए कुछ को ख़त्म किया था और कुछ की कार्रवाई महदूद कर दी थी, उन मुकदमात को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बहाल किया है। और ये बहुत बड़ा सियासी फ़ैसला है मैं समझता हूँ। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का ये जो सियासी फ़ैसला है, इसको अब पीर के दिन जब नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आएंगे, तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जैसे कि करीम सदीकी ने बताया है, वो सबसे बड़ी रुकावट होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हल्फ उठाने के बाद कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जो स्टेटस है उसकी वजाहत नहीं होती, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा पहले भी तहरीरी तौर पे ये कह चुके हैं, करार दे चुके हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बगैर वो केस नहीं सुनेंगे, और वो कई माह से केस इसी वजह से मदीन साहब, इसमें तो ये बात बहुत ज़्यादा अहम है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुताबिक तो जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं हो जाता, जो बेंच बनाए जा रहे हैं उनकी भी हैसियत पे सवाल उठता है। तो जब वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो फिर अब तक जो बेंच बने हैं, और अब ये बेंच भी जिसने आज फैसला दिया था, इनके फैसलों का इनकी हैसियत क्या होगी? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना अहम नए चीफ जस्टिस का हल्फ उठाना है, उतना ही अहम जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के स्टेटस को क्लियर करना होगा हल्फ उठाने के फ़ौरन बाद। और उसके दो तरीके, एक तो यह कि खुली अदालत में फुल कोर्ट की समाअत की जाए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, और दूसरा यह कि इंतज़ामी साइड पे तमाम जजेस मिल के बैठ जाएँ और अपने कवायद में रज़ाकाराना तौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो कहें कि गो के कानून अगर मुअत्तल भी है तो हमें सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं रोकता कि वो फुल कोर्ट बैठ के कवायद की सतह पर कम से कम 184(3) की हद तक जो है वो तमाम काम करे, जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में सजेस्ट किया गया है, जिसके अंदर 3 रुकनी जजों की कमेटी है, जिसके अंदर रिव्यू को अपील की तरह सुना जाना है। तो ये कवायद को तब्दील करने का अख्तियार इस वक्त मतवाजी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के पास भी मौजूद है और पार्लियामेंट के पास भी मौजूद है। अगर पार्लियामेंट का एक्ट जो है वो मुअत्तल किया जाने पर इसरार है कुछ जजों को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इंतजामी साइड पर कवायद में तरमीम करके मामला को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है करीब साहब, बहुत से चैलेंजेस हैं, और ये जो बात कही जाती रही कि सुप्रीम कोर्ट तकसीम का शिकार है, फुल कोर्ट बन नहीं सकी बहुत से मुतालबों के बाद, बहुत सी दरखास्तों के बावजूद। फिर ये मौक़िफ़ है काजी फाइज ईसा का कि सीनियरिटी की बुनियाद पर तैनाती की जानी चाहिए और उस पर तरक्की दी जानी चाहिए। इसके अलावा ये मामला के बेंचेस कैसे बनेंगे, जिस तरह हमने अभी बताया भी कि ये तनकीद की जाती रही कि मनपसंद फैसले दिए जाने के लिए बेंच बनाए जाते थे, क्या ये सब बदलने जा रहा है पीर के रोज़ से आगे जो कुछ होगा, और किस हद तक जा सकते हैं नए चीफ जस्टिस? क्योंकि माजी में तो ऐसा भी हुआ है, अगर ये सीनियरिटी और जूनियर होने का मसला है तो फिर माजी में तो कई फैसलों को रिवर्स भी किया गया, कई जजेस वापस भी गए। देखिए, इससे पहले कि मैं आपकी इस बात का जवाब दूं, उससे पहले मैं ज़रा मतीउल्लाह जान से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि ये कह रहे हैं कि ये फुल कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर कोई इंतज़ामी जो है वो चीज़ करके और उसके बाद जो है वो किया जा सकता है इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, बेंचेस की तश्कील के हवाले से। तो फिर अगर ये ऐसा किया जा सकता है तो फिर इसका मतलब तो ये होगा कि वो जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का 184(3) के हवाले से फ़ैसला था और रजिस्ट्रार के एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उसको कलअदम करार दिया गया था, तो इसका मतलब वो दुरुस्त होगा। तो मेरी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर उस सूरत में कुछ नहीं हो सकता जब तक कि जुडिशल ऑर्डर एक जगह मौजूद है। तो जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी के अंदर जब तक वो जुडिशल ऑर्डर बरकरार है, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर रूल्स का कोई मुझे लॉजिक जो है वो समझ नहीं आती है। इस जुडिशल
इसको जुडिशल साइड के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। देखिए इंतजामी साइड पे ये अख्तियार बरकरार रहेगा। सॉरी टू कट यू क्यूम, लेकिन इंतजामी ये जो मुअत्तल किया गया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उस कानून का इतलाक पार्लियामेंट के अख्तियारात के हवाले से है, लेकिन उसके मुअत्तल करने का मकसद हरगिज़ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जो फुल कोर्ट है वो इंतजामी साइड पे अपने कवायद में कोई तब्दीली नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का वो अख्तियार मतवाज़ी तौर पे बरकरार रहेगा, चाहे वो हू बहू प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाले कवायद को अपना ले या फिर उसमें कुछ तब्दीली करके अपना काम चलाने के लिए थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ करके मामला को आगे ले जाए। ठीक है, अब जो सीनियरिटी की बुनियाद पर मौक़िफ़ है जस्टिस काजी फाइज़ी का, उस पर क्या हो सकता है आगे? देखें, ये मेरा ख्याल है कि ये जुडिशल साइड के ऊपर ही इसको एडजुडिकेट होगा। और फिर जहाँ तक दूसरी बात है कि जो ये बंदयाल साहब के दौर के अंदर जो हम ख्याल जजिस की जो है वो लगी रही है, एक पख लगी है उनके साथ और उनके मनपसंद अफराद की तकर्री के वाले से, तो उसमें जो है जहाँ तक इवन 1980 के जो रूल्स हैं उसमें भी मेरा ख्याल है कि हमें ये नज़र आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के हवाले से सीनियर जजेस के पर मुश्तमिल जो है वो बेंच आइंदा हमें मुकदमात सुनते हुए नज़र आएंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी इश्यूज़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो जो प्रिंसिपल है जजेस की एलिवेशन के हवाले से कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल के ऊपर, तो उस पर जो है वो जाहिर है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने रूल्स जो हैं वो कब अमेंड होंगे कब नहीं होंगे, और उसके ऊपर भी जाहिर है कि बात होगी, क्योंकि जो अब जुडिशल कमीशन की जो साख्त है उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो ये कह चुके हैं कि जुडिशल कमीशन को जो है वो चीफ जस्टिस के पास जो इख्तियार है उसमें हमें देखना चाहिए कि सीनियर मोस्ट जज जो दो हैं उनमें से हम उसको चुनें, और ये सीनियरिटी के प्रिंसिपल को जो है वो एडहेयर किया हमें नजर आएगा, क्योंकि इस हवाले से मेजॉरिटी जो है जुडिशल कमीशन के अंदर पाई जाती है जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से होगा। मेरे ख्याल में कहीं अगर इफ़ आई मे ऐड, सीनियरिटी के असूल से ये मुराद नहीं है कि किसी जज की क्या उम्र है और उसकी कितनी नौकरी हो गई है, सीनियरिटी कारकर्दगी के हवाले से भी तरतीब दी जा सकती है। जाहिर एक क्राइटेरिया जो है जब तक उसको तश्कील नहीं दिया जाता। क़य्यूम सिद्दीकी, मतीउल्लाह जान, बहुत शुक्रिया आपका।